हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। एंड आई नो मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी पोस्ट नहीं किया है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं कहीं बाहर गई हुई थी जिसकी वजह से मैं बना ही नहीं पाई कोई वीडियो। बट एक्चुअली कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि चाहते हुए भी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पाते एंड सो यही हुआ। सो आई एम रियली सॉरी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बट डोंट वरी, जितना भी हमारा छूटा है हम सब कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम 1 नवंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव से रिलेटेड। अब ये ना एक तरीके का हमारी जो इंडिया नेवी है उसका इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है ना कि एक तरीके का कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें काफ़ी सारे मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स और नेवी चीफ्स काफ़ी सारे कंट्रीज़ के आते हैं, बातचीत होती है, आपस में सोचते हैं कि कैसे कोलैबोरेट किया जा सकता है, कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी को और एनहांस किया जा सकता है। सो उसी से रिलेटेड कॉन्क्लेव होता है ये। सो इट इज़ इंडिया नेवीज आउटरीच इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग अ मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म टू हार्नेस द कलेक्टिव विजडम ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। और ये बाइनियल इवेंट है, मतलब कि 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, इस साल की थीम थी मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क्स। ऑल राइट। अब इसमें अराउंड 12 इंडियन ओशन के जो कंट्रीज़ हैं उनके चीफ्स ने पार्टिसिपेट किया था और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो चीफ गेस्ट थे। और उन्होंने कहा कि एक फ्री, ओपन और एक रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है सारी कंट्रीज़ के ग्रोथ के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक जो ये चीज़ होती है माइट इज़ राइट, इट हैज़ नो प्लेस इन द मैरीटाइम ऑर्डर। पावर वगैरह से या सिर्फ अपनी ताकत का बढ़ावा करके हम सब ग्रो नहीं कर सकते, उसके लिए ज़रूरी है कोलैबोरेशन होना सारी कंट्रीज़ में। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने एम्फेसाइज़ की। इसी के साथ उन्होंने प्रिजनर्स डायलेमा की भी बात की। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक तरीके का थॉट एक्सपेरिमेंट होता है। थॉट एक्सपेरिमेंट बोले तो कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर के बेसिस पे जो होता है डिसाइड किया जाता है, मतलब ये कंक्लूड किया जाता है कि मोस्टली ऐसे सिचुएशंस में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसमें बेसिकली 2 लोगों से, 2 रैशनल एजेंट्स से पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ मैं। मान लो ये 2 अक्यूज लोग हैं, ए और बी। अब इन दोनों से पूछा जा रहा है कि गुनाह किसने किया है। अब इनके पास कुछ ऑप्शन है, या तो ये बता सकते हैं कि किसने किया है दूसरे का नाम लेके, या फिर ये चुप रह सकते हैं। अब मान लो अगर ये दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को 1-1 साल की सज़ा हो जाएगी और ये बात रहेगी। और मान लो अगर दोनों एक दूसरे का नाम ले लेते हैं, यानी कि ए बोल देता है बी ने किया और बी बोल देता है ए ने किया, तो दोनों को 2-2 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, और बाय एनी चांस ए चुप रहता है लेकिन बी बोल देता है कि ए ने किया है, तो बी फ्री हो जाएगा और ए को 3 साल की सज़ा हो जाएगी। और इसके अलावा अगर मान लो बी चुप रहता है लेकिन ए बी को अक्यूज़ कर देता है, तो उसमें ए फ्री हो जाएगा और बी को 3 साल की सज़ा हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में एक रैशनल चीज़ तो यही होगी कि भाई दोनों कोऑपरेट करें और दोनों चुप रहें और दोनों को 1-1 साल की सज़ा हो जाए। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है ना, दोनों को ही डर रहता है कि मान लो बाय चांस ए को डर है कि बी ने बिट्रे कर दिया, तो अगर उसने बोल दिया कि नहीं ए ने किया है तो मेरे को तो फिर 3 साल की सज़ा हो जाएगी और वो तो फ्री हो जाएगा। और इस डर के चलते हुए दोनों एक दूसरे को अक्यूज़ कर देते हैं और दोनों को 2-2 साल की सज़ा हो जाती है। मोस्टली केसेस में यही पाया जाता है। तो इस वाले सिचुएशन से हमें समझ में आता है कि कोलैबोरेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि सबकी ग्रोथ के लिए। तो यही चीज़ जो है इस मीट में एम्फेसाइज की गई थी हमारे राजनाथ सिंह जी के द्वारा कि भाई हमें अगर साथ में ग्रो करना है सभी को, तो कोलैबोरेशन और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है कि इट इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट दैट इन्वॉल्व्स 2 रैशनल एजेंट्स each of whom can cooperate for mutual benefit or betray their partner for individual reward। ठीक है, और इट टीचेस अस वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट एंड डिसीजन मेकिंग। माना कि सेल्फ इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन उससे कभी कभार क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म
में हमें उसके रिपरकशंस देखने को मिल जाते हैं। तो मान लो सेल्फ इंटरेस्ट भी ध्यान में रखो आप, लेकिन साथ में जो काम करते हैं ना, जब कोलैबोरेशन होता है तो उसके और बेटर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं सभी कंट्रीज़ के लिए। और इसीलिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाएँ। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट कुशा। अब क्या है ना, अभी हमें पता है कि इज़राइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, उसमें हमने आयरन डोम का नाम काफ़ी सुना है। आयरन डोम बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम है इज़राइल का, यानी कि कोई भी मिसाइल वगैरह आती है, कोई भी थ्रेट आता है हवा से, एयर से, तो उसको डिटेक्ट करके उसको ख़त्म करने का काम या उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है आयरन डोम। इंडिया का भी ऐसा ही प्लान है कि एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है 2028 तक, और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया हमने प्रोजेक्ट कुशा। ये बेसिकली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, मतलब सरफेस पे होगा और एयर से कोई भी चीज़ आती है, मिसाइल ड्रोन वगैरह, तो उसको इंटरसेप्ट करने का काम करेगा ये, ठीक है। अब जो हमने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम लिया था, रशियन S-400, उसी की जैसी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी भी काफ़ी सिमिलर है, मतलब होंगी जब बन जाएगा, ठीक है। और काफ़ी इफ़ेक्टिव इंटरसेप्शन रहेगा इसका, मतलब यूँ मान लो कि जो सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी होगी वो अराउंड 80% होगी, और जो साल्वो लॉन्चेस होंगे जिसमें बहुत सारी मिसाइल्स एक साथ आती हैं, उसमें अराउंड 90% जो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस रहेगी। और काफ़ी सारे थ्रेट्स को ये डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे कि स्टेल्थ फाइटर्स, एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, प्रिसिशन गाइडेंस म्यूनिशंस, इन सबको ये डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हम भी जानते हैं हमारे आस पड़ोस में चाइना और पाकिस्तान जैसे देश रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एयर डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है। और तो और इतना ही नहीं, ये काफ़ी जो फाइटर साइज टारगेट्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया AWACS, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उनको भी टारगेट कर सकता है, और मिड एयर फ्यूलर्स जो होते हैं वो भी इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये, जैसे कि मैंने बता दिया, क्रूज़ मिसाइल्स हो या कोई भी हो, ड्रोन्स वगैरह, उनको ये डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी रेंज अराउंड 350 किलोमीटर्स तक होगी, और ये DRDO का जो है वो डेवलप कर रहे हैं इसे। और ये बेसिकली लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और फायर कंट्रोल रडार्स एम्प्लॉय करेंगे। और इतना ही नहीं, ये बेसिकली 3 लेयर डिफेंस सिस्टम होगा। 3 लेयर्ड बोले तो मतलब ये जो हिट करेगा हॉस्टाइल टारगेट्स को, ये 150 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक को हिट कर सकता है, 250 किलोमीटर्स और 350 किलोमीटर्स, इसलिए इसको 3 लेयर डिफेंस सिस्टम बोला जा रहा है। और ये बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप्ड होगा, मतलब नहीं, जो इसका पावर होगा, मतलब मिसाइल जो इसमें से मिसाइल फायर होगी, वो उसमें जो मतलब मोटर वगैरह लगेंगी वो भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है, जैसे कि पल्स रॉकेट मोटर है या फिर डुअल कंट्रोल सिस्टम है, तो जिससे मैन्यूवरेबिलिटी सही रहेगी एट द टर्मिनल फेस। अब बात आती है, हमारे पास पहले ऐसे सिस्टम नहीं थे क्या? भाई थे ना, लेकिन इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे, जैसे उनकी रेंज काफ़ी कम थी। जैसे कि हमारा बैरक 8 मीडियम रेंज SAM सिस्टम हो गया, 70 किलोमीटर्स उसकी रेंज थी। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर्स रेंज है। इसके बाद पेचोरा मिसाइल्स थी, या फिर इगला OSAKM, या फिर इसराइल के जो स्पाइडर क्विक रिएक्शन मिसाइल्स थी वो भी थी, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। और हमने रशिया से लिया था S-400, लेकिन हमारा इंडिजीनियस खुद का जो है प्रोजेक्ट कुशा में बनेगा। सो ये बात थी इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब जो एप्पल है, एप्पल ने इंडिया के और कुछ और कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं, बेसिकली जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको एक नोटिफिकेशन दिया उनके मोबाइल में कि हो सकता है कि आपके मोबाइल में किसी तरीके का जो है अटैक हुआ हो, मतलब हो सकता है ऐसा कुछ पैटर्न वगैरह उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, जिसकी वजह से उन्होंने ये जताया कि पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं बोला उन्होंने। सो एप्पल अलर्ट्स टू वेरियस यूजर्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज लाइकली टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स। अब उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स बोला जा रहा है। हालांकि उन्होंने प्रॉपर नाम नहीं लिया कि कौन है स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स, किसके थ्रू हो रहे हैं, मगर उन्होंने बस ये कहा है कि ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं।
सो बस यही बताया इन्होंने। और उन्होंने बेसिकली ये बताया कि कुछ पैटर्न्स डिटेक्ट होते हैं जिसकी वजह से यह पॉसिबिलिटी होती है कि शायद ऐसा कुछ अटैक हो रहा हो भी सकता है कि ये फॉल्स अलार्म्स हो और कुछ नहीं। उसने एप्पल ने बेसिकली बोला कि आप कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लीजिए, जैसे कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कीजिए, उसके बाद लॉकडाउन मोड को भी ऑन कर लो। इसमें क्या होता है, काफ़ी जो डिवाइस होता है उसमें काफ़ी सिक्योर्ड रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिससे कि फ़ाइल ट्रांसफ़र करना वो सब हो नहीं पाता। सो ये बात थी। अब ये होने के बाद क्या हुआ ना, जो अपोजिशन थी वो कहने लगी कि जो रूलिंग पार्टी है वो सर्वेलेंस कर रही है हमारे मोबाइल वगैरह में, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। अब असल बात क्या है ये तो पता नहीं। अब गवर्नमेंट ने भी इसमें एक इन्वेस्टिगेशन जारी किया है जो कि कैरी आउट करेगा CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अब ऐसा ही कुछ अक्यूजेशन 2021 में भी हुआ था, मतलब पेगासस स्पाईवेयर अटैक्स में भी ऐसी कुछ अक्यूजेशंस थे कि गवर्नमेंट ने जो है, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं या फिर जर्नलिस्ट वगैरह हैं, उनके मोबाइल में, उनके जो एप्पल मोबाइल है उसमें कुछ सर्वेलेंस करने की कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ स्पाईवेयर वगैरह अटैक्स करवाए हैं। अब वो अक्यूजेशंस थे, पता नहीं, गवर्नमेंट ने हालांकि इनको डिसमिस किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पेगासस से क्या रिलेटेड न्यूज़ थी, ये एक बेसिकली इसराइल का स्पाईवेयर था जो कि इसराइल की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी NSO ग्रुप, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये 2021 में आए थे कि ये इंडिया और बाकी कुछ कंट्रीज़ में जो है इसका यूज़ किया जा रहा है। अब ये एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर था जो कि डिज़ाइन किया गया था जिससे कि डिवाइस में एक्सेस मिल जाए, यूज़र को पता भी नहीं चलता और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी गैदर हो जाती है। इतना ही नहीं है, सिर्फ मिस्ड कॉल से या फिर मतलब व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल देके भी इस मोबाइल में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है और इनफैक्ट रिकॉर्ड भी डिलीट कर देता है, तो इससे पता भी नहीं पड़ता यूज़र को कि उनका मोबाइल टारगेट हुआ है किसी स्पाईवेयर से। और ज़ीरो क्लिक अटैक है ये, मतलब कुछ आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कि नहीं है कि तुमने कोई लिंक क्लिक किया हो जिसकी वजह से स्पाईवेयर आया हो, वो अपने आप कैसे भी करके तुम्हारे मोबाइल में अटैक कर देता है। अब इसकी जांच पड़ताल के लिए हालांकि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड किया था रिटायर्ड जज ने, जस्टिस RV रविंद्रन ने, उनकी इंक्वायरी थी, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि ऐसा कुछ यूज़ किया गया था हमारी कंट्री में। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि सेंटर ने हमारे साथ इस वाली इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया था। सो ये सारी न्यूज़ थी इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है। इस दिन क्या होता है ना कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और हम सब जानते हैं उनका कितना बड़ा योगदान था सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक करके भारत पूरा एकजुट बनाने में। सो उसी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए इनके बर्थडे पे नेशनल यूनिटी डे बनाते हैं। सो उसी को, उन्हीं को ट्रिब्यूट करने के लिए जो है मोदी जी ने उनको ट्रिब्यूट दिया, उनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे, और कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए उन्होंने। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये बेसिकली वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है, अराउंड 182 मीटर। एंड हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसके अलावा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ऑन द banks of river Narmada, and he is credited for the peaceful integration of princely Indian states into the Indian Union and political unification of India. So बस इतना ही था। I hope you like it. Thank you so much. Have a nice day.